इकोनॉमी कैसी चला रहे हैं, समाज कैसा चला रहे, धर्म कैसा चला रहे, आध्यात्म कैसा चला रहे, हर एक चीज अगर आपके भगवे चश्मे से ही देखना है तो फिर दुनिया में आसपास के देश भी आपके दुश्मन बन जाते हैं, कोई आपके समर्थन में नहीं रहता है। और फिर भी आप विश्व गुरु बनने के लिए और विश्व गुरु का जो नाटक है वो करने के लिए बहुत अच्छी, गरीबी की संख्या, भूखमरी की संख्या में देश कौन से इस पे पहुंच गया, हमारी मीडिया की स्वतंत्रता के बारे में, ये सब विश्व गुरु के कारनामे। दर्शकों, आपका स्वागत है आवाज इंडिया टीवी पर। मैं एडवोकेट प्रफुल्ल। हम आवाज इंडिया टीवी के माध्यम से देश और दुनिया में जो लोग मानवता के लिए दिन रात काम करते हैं और अपने काम से पूरे दुनिया को और अपने समाज को और अपने सोसाइटी को प्रेरित करते हैं और एक प्रेरणा स्रोत के रूप में खड़े होते हैं और एक स्तंभ के रूप में अपने सोसाइटी को प्रोटेक्ट करते हैं उनके हक और अधिकारों के लिए, ऐसे लोगों से हम मिलाते हैं आवाज इंडिया टीवी पर। आज हमारे साथ अविनाश काकड़े सर हैं, जो विगत कई सालों से सामाजिक क्षेत्र में अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं। आज उनसे जानते हैं और उनके जो ये काम है उसको और अच्छे तरीके से बारीक और पैनी नज़र से, जो एक नज़र होती है उस नज़र को हम समझते हैं। सर, आपका स्वागत है आवाज इंडिया टीवी में। नमस्कार सर, हम देखते हैं कि जो हमारे देश का अभी जो जिस तरीके से माहौल हम देखते हैं, हम दिन रात देखते हैं कि एक जो पॉलिटिकल लोग हैं या फिर जो देश को चलाते हैं, वो किसी ना किसी तरीके से जो गरीब है, जो अंतिम छोर पे जो बैठा है, जो नागरिक है भारत का, उस तक वो चीज़ें ना पहुंचे, इसके लिए दिन रात षड्यंत्र होते हैं। इसके ऊपर आपका कुछ एक्टिविज्म या जो आप जिस तरीके से काम करते हैं उसमें कुछ रोशनी डालेंगे सर आप? बिल्कुल। एक शोषित और एक शोषक, ये दो परंपराएं पूरी दुनिया में चलती हैं और इस परंपरा में हमारे यहाँ जाति एक समीकरण अलग से बन गया है। ये जाति समीकरण में जो ज़्यादा मेहनत करता है वो छोटी जाति का, और जो कम मेहनत करता है उस मेहनत को लूट के खाता है वो बड़ी जाति का। ये हमारे यहाँ जो हमने अडॉप्ट कर लिए, भाई उसमें खाली उन्होंने ही किया ऐसा नहीं है, हमने अडॉप्ट कर लिए। तो अडॉप्ट करने वाले भी किसी भी कारण हो, चाहे उनकी आवाज़ बुलंद ना हो, उनके पास में उतनी ताकत ना हो, उसके कारण अगर हमने अडॉप्ट किया है तो ये वास्तविकता है, हमको ये वास्तविकता को समझना पड़ेगा। और ये वास्तविकता हजारों सालों से चली आ रही है हमारे यहाँ। इस वास्तविकता को जब तक हम नहीं समझेंगे, अब तक क्या होता था कि डेमोक्रेसी नहीं थी तो किसी रूलर के द्वारा ये सब चीज़ें होती थी, मगर डेमोक्रेसी में राजा हम चुनते हैं, ऐसा हमको भ्रम है, मगर नहीं चुनते, क्योंकि हमारे पास में अगर करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं आई तो हम राजा चुन नहीं सकते। वैसा जैसा वो बोलेंगे उसी तरीके से राजा होता है। एक माहौल बनाया जाता है, हर एक इलेक्शन में एक माहौल बनता है। इसमें आपको मैं बता दूं कि 14 लोकसभा के इलेक्शन हुए, उसमें से करीबन 9 लोकसभा इलेक्शनों में हमने अस्थि कलशों को वोट दिए। अच्छा। कभी महात्मा गांधी का अस्थि कलश, कभी जवाहरलाल नेहरू जी का अस्थि कलश, कभी लाल बहादुर शास्त्री जी का अस्थि कलश, कभी इंदिरा जी के। सेंटिमेंट, सेंटिमेंट्स अलग हो सकते हैं, गरीबी का सेंटिमेंट्स हो सकता है, भूख का हो सकता है, शिक्षा का हो सकता है, ये सब सेंटिमेंट्स हो सकते हैं, मगर हमने अस्थि कलशों के सेंटिमेंट्स पर कितने 9 इलेक्शनों में वोट दिया। राम मंदिर का भी सेंटिमेंट्स उसमें आ गया था, उसका भी कलश लेके घूमे। यानी एक जाल है जिस जाल में हम फंसते जा रहे हैं, ऐसा जिस जाल में हम फंसते जा रहे हैं। अच्छा। और इस जाल में फंसने से निकलने का जो पहला प्रयास हुआ था, पहला प्रयास, वो बाबा साहब के संविधान के माध्यम से वो पहला प्रयास शुरुआत हुई थी। और उसको कांग्रेस का उस वक्त के सारे नेताओं का समर्थन था, क्योंकि बाबा साहब तो अकेले थे उसमें सांसद। उसको पास करने के लिए, वो बिल को लाने के लिए, संविधान को मान्यता दिलाने के लिए जिन्होंने प्रयास किया उस वक्त के सब नेता थे। उसमें वैचारिक विविधता थी, वैचारिक विरोध था, मगर वो एक दूसरे के विरोधी नहीं थे और षड्यंत्रकारी नहीं थे। बात को समझने की जरूरत है कि षड्यंत्रकारी नहीं थे, कोई किसी के विरोध में षड्यंत्र नहीं करता था, सीधी सीधी बात थी। ओके। जो भी करते थे वो सीधी बात थी। मतलब सुभाष बाबू का और गांधी का नहीं पटा तो भी उन्होंने पद छोड़ दिया, मगर जब जाके जापान में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उनको प्रेस ने छेड़ा और पूछा कि क्या गांधी ने आपको हटाया, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे बोला कि हमने जो कुछ किया होगा हमारे देश में हुआ है और बाप के विरोध में बोलने की परंपरा हमारे देश में नहीं है। ओके। ये बोलने वाले सुभाष बाबू और वो उसका सम्मान करने वाले गांधी। जैसा बाबा साहब थे, बाबा साहब के बारे में एटनबरो ने पूछा था, जो उन्होंने लिखा, उन्होंने पूछा था एक बार रमाई नगर के उस केस में बाबा साहब के साथ में, गांधी उस वक्त नहीं थे। उस वक्त बाबा साहब उनको लेके गए और उनको पूछा उन्होंने कि इतनी बुरी अवस्था है हमारे लोगों की, आपके लोगों की, फिर भी आप गांधी का क्यों समर्थन किए, गांधी को क्यों सपोर्ट दिए? तो बाबा साहब ने बोला कि अकेला आदमी था वो, जो मुझे बिना बोले वो समझ जाता था।
ये जो दोनों की यानी एक थी, विचारधारा अलग अलग होने के बाद भी आपसी जो तालमेल था वो था। बहुत यानी जो बेहतरीन। देश को बनाए हमारे देश के जो लोग थे उस वक्त के जो जज्बा था और आज जो जज्बा देखते हैं हम सब सर देखते हैं कि अभी बिहार में हाल ही में जो जातीय जनगणना के आंकड़े उन्होंने जो लोगों को पता चले वो शॉकिंग है। जैसा 1931 में हम देखते हैं कि ब्रिटिश इरा के वक्त जो जातीय जनगणना हुई इतना ज्यादा स्पैन चले गया। पहले चरण में उन्होंने लोगों के घर को मेजर किया कि वो कितने घर है, फिर जातियों की संख्या को उन्होंने आंकड़ों के साथ किया। तो जो पिछड़ा और अति पिछड़ा जो वर्ग है ये ही सर 60% से ज्यादा दिख रहा है, जो 62%। 62% से हम ज्यादा अब दिख तक रहा है। बोलते थे कि 31 की जनगणना के अनुसार 52% हाँ, हाँ, होते हैं, हाँ, हमारे हाँ, भाषणों में सब हाँ, में आया, सभी में अब आया। ये 62 कैसे हो गया? क्योंकि उसमें ओबीसी में बहुत सारी जातियां समाविष्ट हो जुड़ गई। जुड़ तो गई। ये सर इतना जो वक्त लग गया इसके पीछे आपको क्या लगता है कि जो आरक्षण के विरोधी लोग हैं उनका कुछ षड्यंत्र था या इतना ज्यादा जो वक्त लग गया इसके पीछे आप क्या क्या षड्यंत्र देख रहे हैं? देखो, पहला तो षड्यंत्र ये था, पहला षड्यंत्र कि जाति की जनगणना होने से जिनको परेशानी हो रही थी, किसान जातियां जो जितनी थी इस देश में, किसान और किसानों की सपोर्ट जो जो जातियां थी, वो जातियों को कहीं ना कहीं हमको मुगलात में रखना था या बरगलाना था, उस तरीके से हमको जो करना था उसके लिए। और दूसरी बात, आपने देखा होगा कि ओबीसी का आरक्षण भी अभी अभी लागू हुआ। उसका कारण क्या है कि उस वक्त ओबीसी के पास में जमीनें थी, तो जमीनें थी तो उनके नेताओं को और उन लोगों को भी चिंता नहीं थी कि हमारे पास जमीन है, हमको शासन क्या देगा और हमको शासन से कुछ मांगना नहीं है। इस तरीके से उन्होंने वो शासन के बारे में सब कुछ मामला सेट किया। मगर जब सीलिंग आया, जब जमीनें बंटने लग गई, जमीनें उनसे हटने लग गई, तो अब जिसके पास में सीलिंग में 17 एकड़ जमीन आ गई, उसका थर्ड जनरेशन फोर्थ जनरेशन अभी है, तो 17 एकड़ जमीन की दूसरे बंटवारे में उनके पास में 4-4 एकड़ हो गई, फिर 1-1 एकड़ हो गई, अब आधा आधा एकड़ भी उनके पास यानी में नहीं पीढ़ी दर बची। पीढ़ी वो कम होते चले पीढ़ी गए। दर पीढ़ी कम होती चली गई, जमीन बढ़ी नहीं। दूसरा, फसल की हमने लूट की है। अच्छा, जैसे कि उदाहरण के तौर पे बताता हूँ कि हर एक स्टैंडर्ड क्या होता है, इस भाव का, इसका स्टैंडर्ड होता है गोल्ड। किसी भी चीज की स्टैंडर्ड भारत में गोल्ड है, देश में, दुनिया में, हाँ, दुनिया में भी गोल्ड का स्टैंडर्ड होता है। मतलब डॉलर कितना मजबूत है, रुपया कितना कमजोर है, या रुपया कितना मजबूत है, वो गोल्ड के कितना गोल्ड खरीद सकता है, इसके ऊपर उसके रुपये का मजबूती होती है। अब मैं बताता हूँ, 1948 में जब हम 1 क्विंटल कपास बेचते थे तो 36 ग्राम सोना आता था। 1 क्विंटल कपास इज इक्वल टू 36 ग्राम सोना। स्टैटिस्टिक था। वो होते होते कम होते होते जब हमारे यहाँ एकाधिकार कपास योजना आई तो 1 क्विंटल कपास बराबर 18 ग्राम सोना हो गया। अच्छा, ठीक है। आज 1 क्विंटल कपास बेचने से आधा ग्राम भी सोना नहीं आता है, ये हालत है। हमारी हालत ये हो गई है, आधा ग्राम सोना। तो जिस इकोनॉमी को हमने 36 गुना लूट लिया, बात को समझो कि 36 कहाँ और आधा कहाँ, मतलब 36 गुना से ज्यादा हमने जिस इकोनॉमी को लूट लिया वो विपन्नता की अवस्था में आ गए। पहले जो संपन्न लोग थे, जिनको जमींदार कहा जाता था, जिनको संपन्न किसान कहा जाता था, अन्नदाता कहा जाता था, वो आज इस अवस्था में आ गए कि उनको भी कंट्रोल का अनाज लेने की बात हो गई। मगर फिर भी आपको बता देता हूँ कि कोरोना आया, शहरों में जिनको खाने को नहीं मिला वो सब गांव की तरफ भागे थे, क्योंकि गांव में फूड की, गांव में रेसिडेंस की ये असुविधा नहीं होती, वहां कुछ भी हो जाए तो खाने को मिल सकता है, भूखा नहीं मर सकता, ये बात हो गई थी। मगर जिस तरीके से अडानी को इंट्रोड्यूस किया गया, जिस तरीके से सारा अनाज का कॉन्ट्रैक्ट किसी के हाथ में देने के लिए इस सरकार ने प्रयास किया, वो सबसे बड़ी जड़ है। अच्छा, यानी जातीय कैपिटलिस्ट को खड़ा करने में सरकार भी भूमिका निभा रही है, बहुत 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 बड़ा आरोप है ये, और ये सही सर है। इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं तो हम अपने दर्शकों से चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं और विभिन्न जो विषय है उन पे हम बात करते हैं। सर अभी अभी आपने बोले कि कैपिटलिस्ट लोग एक देश में ये इस तरीके से कब्जा बनाए बैठे हैं, उसी के साथ साथ आपने एक षड्यंत्र की तरफ भी इशारा किया। अभी जो सर हम बिहार का जो देख रहे हैं कि अभी वहाँ 75% से ज्यादा भी दे सकते हैं, वो उन्होंने वो रेजुलेशन भी पास कर दिया, तो इसके ऊपर और फिर ईडब्ल्यूएस है, ये सारी जो मुद्दे हैं इसके ऊपर आप क्या प्रकाश डालेंगे? देखो, इंदिरा सवानी एक खटला था, मतलब कोर्ट में केस थी जिसमें 9 बेंच का जजमेंट था। अच्छा, वो 9 बेंच के जजमेंट नहीं, ये बार बार पॉलिटिशियन जो बोलते हैं ना, सारे लोग बोलते हैं, सोशल नेता भी बोलते हैं कि इंदिरा वाला जो जजमेंट आया 9 बेंच का, उसमें उन्होंने बोला कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता। मगर एक गलत है, ऐसा नहीं बोला कोर्ट ने। कोर्ट ने क्या बोला? कोर्ट ये बोलता है कि नियम से बड़ा अपवाद नहीं हो सकता। तो हमारे देश में बैकवर्ड की,
जो सामाजिक अन्याय होता है एससी और एसटी की जनसंख्या, ये ज़्यादा है या कम है? तो ज़्यादा है। तो नियम क्या होना चाहिए था? आरक्षण का नियम होना चाहिए था। हमने ओपन का नियम कर दिए। उस वक्त की वो गलती है, वो सुधारो, ये कोर्ट ने पहला ये दिया था इस केस में इस केस में। हाँ हाँ दूसरा उन्होंने दिया था कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप कितना भी रिजर्वेशन दे दो, वो पॉलिटिकल डिसीजन है, मगर उसका आधार क्या होगा? भाई आप उठ के चले आते हो, 27% दे दो, 10% दे दो, 15% दे दो, 5% दे दो, इसका आधार क्या है? तो आधार के लिए आपको जनगणना करना पड़ेगा। ये कब बोला था उन्होंने? 5 में, 2005 में। ठीक है। हाँ जी। फिर शुरू हुआ प्रोसेस, शुरू हुआ 2009 में। सांसद ने पास किया, हाँ जी, मतलब लोकसभा ने पास किया, राज्यसभा ने पास किया, कैबिनेट से बाहर गया, और उसके बाद में राष्ट्रपति के पास चला गया वो सिग्नेचर के लिए। राष्ट्रपति ने सिग्नेचर कर दिया। अब राष्ट्रपति के ऊपर की जो अथॉरिटी है, उस वक्त कांग्रेस का राज था, तो भैया जी जोशी और माधव वैद्य, ये दो लोगों ने 2010 में कैंपेन शुरू किया कि इस देश में अगर ओबीसी की जनगणना हो गई तो देश बढ़ जाएगा। अच्छा, यानी फिर से षड्यंत्र की तरफ इशारा कर रहे हैं। हाँ, तो देश बढ़ जाएगा। मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि जिस देश में कुत्ते बिल्ली की जनगणना होती है, शेरों की और पेड़ों की जनगणना होती है, एससी एसटी की जनगणना होती है, माइनॉरिटी की जनगणना होती है, ओबीसी की जनगणना करने से कैसे देश बढ़ेगा, ये उन्होंने नहीं बताया, मगर देश बढ़ जाएगा। और इसके प्रेशर में उस वक्त की कांग्रेस आ गई। अच्छा, कांग्रेस का भी दोष है। अभी जो कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं कि जनगणना होनी चाहिए और जनगणना करनी चाहिए, इन्होंने क्यों नहीं किए? 60 साल इन्होंने राज किया, जनगणना क्यों नहीं किया? तो उसका कारण है कि हर वक्त प्रेशर में रहे। किसके प्रेशर में रहे? तो हमारे यहाँ के जो सो कॉल्ड आरएसएस के बुद्धिजीवी है, जिनको बुद्धि कितनी है ये अभी समझ में आ गया आपके। इकोनॉमी कैसी चला रहे हैं, समाज कैसा चला रहे, धर्म कैसा चला रहे, आध्यात्म कैसा चला रहे, हर एक चीज अगर आपके भगवे चश्मे से ही देखना है तो फिर दुनिया में आसपास के देश भी आपके दुश्मन बन जाते हैं, कोई आपके समर्थन में नहीं रहता है। और फिर भी आप विश्व गुरु बनने के लिए और विश्व गुरु का जो नाटक है वो करने के लिए बहुत अच्छी, गरीबी की संख्या, भूखमरी की संख्या में देश कौन से इस पे पहुंच गया, हमारी मीडिया की स्वतंत्रता के बारे में, ये सब विश्व गुरु के कारनामे हैं। हम चाइना के फटाके नहीं फोड़ेंगे, मगर चाइना से मेट्रो लाएंगे जरूर, चाइना से पटरियां बनेगी चाइना से, व्हील बनेंगे चाइना से, डिब्बे बनेंगे चाइना से। आप जो पार्टी देशभक्त पार्टी बोलती है, उसने जो ऐप बैन किया था, 59 ऐप बैन हुए थे। वो जब चाइना ने हमारे डोकलाम में अटैक किया था तो 59 ऐप बंद किए थे। हमने इंपोर्ट बंद नहीं किया, कोई ऐप बंद कर दिए। तो एक आदमी आता है चाइना का जो अडानी के साथ में कांटेक्ट करता है और 437 बिलियन डॉलर इस देश से पैसा निकाल के ले जाता है, प्रॉफिट। उस देश में फुलझड़ी मत जलाओ, फटाके मत जलाओ, मूर्तियां मत लो, ये मूर्ख बनाने के धंधे हैं। ये धंधे ये करते हैं क्योंकि इनको जो मुखर आवाज है, जमीन की आवाज है, वो ऊपर नहीं आना चाहिए। अभी देखो दादाजी जैसे भी, अजीत दादा जैसे इस सरकार में गए, जातीय दंगलों के थम गए। वो दिखाई नहीं देता, हिंदू मुस्लिम दिखाई नहीं देता, क्योंकि पहला अटैक उन्होंने किया था सातारा में, जिस मुस्लिम लड़के को मार दिया, उसके घर में दादा ने विजिट किया। और विजिट करके उन्होंने क्या किया, तो जो 37 लोग थे अपराधी, उनको अरेस्ट करवा दिया, आज भी जेल में है, और 250 लोगों पे एफआईआर किया। दुर्भाग्य है कि ऐसे शासन में जो मजबूत लोग हैं वो नहीं रहे, और इन्होंने मजबूत लोगों को कभी स्थापित नहीं होने दिया। महाराष्ट्र के इंडस्ट्री चली जाती है गुजरात में, और हमारे यहाँ हजारों सालों से जो जिस तरीके से एक कम्युनिटी को वंचित रखा गया, उनके अधिकारों से वंचित रखा गया, तो जिन्होंने वंचित रखा उन्होंने अपने पैतरे, अपने तरीके बदले, मॉडर्नाइजेशन के तरीके बदले, पर शोषण वही है, ये आपका आरोप है। तो हम और देखते हैं कि जिस तरीके से सर हम देख रहे हैं अभी कि अत्याचार बढ़ते जा रहा है, बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ लोगों के आरोप लगते जा रहे हैं, तो इसमें एक देशवासियों को, एक भारत के नागरिक होने के नाते आप क्या मैसेज देंगे? देखो, एक मैसेज ये है कि एक भासी दुनिया होती है, एक आभासी दुनिया होती है। भासी दुनिया मतलब हमको जो वास्तविकता में दिखाई दे रहा है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इनकम, मंथली इनकम, हमारे घर बार, ये सब जो दिखाई दे रहा है, ये भासी दुनिया है जिसमें हमको जीना पड़ता है। मगर इसकी जब कमी हो जाती है, ये जब चीज़ें नहीं आती है, इसके हमको अर्न करने के मार्ग नहीं समझ में आते, कौन से मार्ग से हम करें ये समझ में नहीं आता है, तो फिर आभासी दुनिया में आदमी प्रवेश करता है, और फिर भगवान से, काल्पनिक शक्तियों से, आभासी जो देव देवता होते हैं उनसे मांगने का प्रयास करता है, और उसमें वो जीने का प्रयास करता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ
कि उसमें जीने का अधिकार नहीं है किसी को, सबको चाहिए। एक मानसिक शांति चाहिए, भौतिक संपन्नता चाहिए और मानसिक शांति भी चाहिए। तो मानसिक शांति कितनी चाहिए? तो जब भौतिक शांति नहीं मिलती है आपको पूर्ण रूप से, तो उसकी कमी आप भावनिक शांति से और मानसिक शांति से करते हो। फिर उसमें वही क्लास आता है कि जो आर्थिकता लूट रहा है, भगवान है, मतलब तुकाराम महाराज उस वक्त बोल गए थे, उस वक्त उन्होंने कहा था कि देव आहे ऐसे सांगावे जना, नाही ऐसे सांगावे मना। अच्छा, इसका हिंदी में क्या सर आप बता पाएंगे? भगवान है ऐसा जनता को बताइए। हाँ। संत तुकाराम महाराज बोलते, हाँ। मगर भगवान नहीं है, ये ध्यान में रखना कभी भी। अच्छा, ये भी वो समझाते हैं? ये भी वो समझाते अच्छा। हैं। हमारे यहाँ के गाड़गे बाबा, हाँ। वो बोलते तीर्थी धोंडा पानी देवर रोकड़ा सज्जनी, ये तुकाराम महाराज का है। और वो बोलते जतरा में पथरा बिठाया तीर्थ बनाया पानी, दुनिया भई दीवानी पैसे की धूर्धानी। ये अच्छा। बोलने वाले हमारे यहाँ के गाड़गे बाबा। हाँ जी। और वहाँ कबीर बोलते हैं कि काकर पाथर जोड़ के लय मस्जिद बनाए, का खुदा बहरा हो गया तापर बैठ चिल्लाए। हमारी संत परंपरा ने हजारों सालों से हमको ये समझाने का प्रयास किया है, मगर ऐसी मोह माया हमारे ऊपर जड़ दी जाती है। और उसमें जो सुधारनावादी लोग होते हैं, जिनको लगता है कि हम पुरोगामी हैं, वो उनकी भावना नहीं समझते। उनको लगता है कि मुझे समझ में आ गया ना, भगवान नहीं है, तो फिर ये क्यों मानता है, ये मूर्ख है, ये अनपढ़ है, इनको समझता नहीं। ऐसा नहीं है। जो सुविधा उसको चाहिए, जो शांति चाहिए। कार्ल मार्क्स भी ये बोला था, उसका एक वाक्य कार्ल मार्क्स का बहुत आगे आता है, धर्म अफीम है। हाँ, और बाकी का चीज मगर लोग भूल उन्होंने जाते हैं। उनके साथ में उसके आगे और पीछे जो बोला है कि ये अफीम क्यों ले रहे लोग, क्योंकि उनके पास में इसके सिवाय कोई उपाय नहीं है, पर्याय नहीं है, तात्कालिक उपाय पर्याय नहीं नहीं है, है। पर्याय उनके नहीं। पास में रोजगार नहीं है, उनके हाँ। पास में संपन्नता नहीं, स्वास्थ्य नहीं, शिक्षा नहीं। तो जब तक तुम उनको वो दे नहीं सकते, जब तक अंधे के हाथ की लाठी मत छीनना, क्योंकि जीने का सहारा है उसके लिए हाँ जी, धर्म। हाँ जी। ये कार्ल मार्क्स भी बोला, मगर उसके बारे में चर्चा कहाँ होती है? सर, अंत में हम लोग ये चर्चा को थोड़ा सा अंतिम पड़ाव पे आते हैं। आपने महापुरुषों का जिक्र किया, अलग अलग दशकों में, अलग अलग सदी में अलग अलग महापुरुषों ने काम किया कि उन्होंने ये समझाया कि आप अंधविश्वास की तरफ ना जाइए, आप रूढ़ी परंपरा अगर से मानवता के खिलाफ जा रही है उनको त्याग दीजिए। हमने ऐसा करते करते डेवलप सिविलाइजेशन की तरफ आए हम। तो सर, एक जो थ्रेट होता है, एक जो उपाय होता है, अभी जो हम देखते हैं कि जो बहुसंख्य समाज है वो अंधविश्वास की तरफ जा रहा है, वो अलग अलग रूढ़ी परंपराओं को मान रहा है। इसके ऊपर आप क्या उपाय के दृष्टिकोण से, एक विचारक के दृष्टिकोण से आप एक युवक को क्या मैसेज देंगे सर? देखो, ऐसे नेता पैदा करो। दुर्भाग्य से हमारे पास नेता नहीं है। एमएलए बहुत है, एमपी बहुत है, मंत्री बहुत है, मुख्यमंत्री बहुत है, प्रधानमंत्री भी खुद को ओबीसी बोलते हैं। हाँ जी। मगर वो नेता नहीं है। हाँ जी। वो जनप्रतिनिधि है। नेता पैदा करने की जरूरत है, क्योंकि किसी किसान जाति में धार्मिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, आर्थिक, राजनीतिक नेता नहीं है आज हमारे पास। नेता किसको बोलता हूँ मैं, फिर से वही उदाहरण देता हूँ, लीडर। मोहन भागवत जी को जब उस वक्त बोला था राम, जो कोविद थे, उस वक्त उनको बोला गया था कि आप राष्ट्रपति बन सकते हो, राष्ट्रपति बन जाइए। तो उन्होंने बोला कि मैं मरते तक राष्ट्रपति हूँ। जिसको ये समझ में आता है कि मैं मेरे प्रबोधन से, मैं मेरे समझाने से और मैं मेरे कम्युनिटी के माध्यम से, जो कम्युनिटी इस देश में जमात करके जीती है, हम जाति करके भी नहीं जीते, हम तो परिवार करके जीते हैं अभी। और परिवार से भी अभी संकुचित हो गई हमारी भावनाएं, हम व्यक्ति करके जीते हैं। व्यक्ति को स्वार्थ से ऊपर उठना पड़ेगा, हमको इससे उठना पड़ेगा। देखो, उनका एक लड़का, जो मागो वैद्य का ही लड़का, मैं बताता हूँ, दूसरी की बात नहीं बताता। मागो वैद्य जी का एक लड़का बहुत अच्छी कमाई करता है, मतलब फॉरेन में है। एक लड़का आरएसएस में काम करता है, जिसको 5,000 रुपये महीना मिलता है, शायद उसको 50 लाख रुपए महीना मिलता होगा। मगर समाज में अगर कीमत होगी तो वो 5,000 रुपए वाले की है, क्योंकि वो समाज बना रहा है, समाज भी उसको कीमत देता है। आपके और मेरे घरों में प्रफुल्ल जी बताइए कि एक 5,000 कमाने वाला और एक 50 लाख कमाने वाला लड़का होगा, तो समाज किसको कीमत देगा? जो ज्यादा कमा रहा है उसको, जो ज्यादा। तो हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा परिवर्तन निर्माण कैसे होगा। इसलिए बाबा साहब ने बोला था कि पढ़े लिखों ने मुझे ज्यादा धोखा दिया, क्योंकि वो समाज निर्माण के लिए उनका बलिदान चाहते थे, किसी ने नहीं दिया। इस देश की बहुसंख्यक जनता को कोई भी चीज पाने के लिए आंदोलन करना पड़ता है, मोर्चे निकालना पड़ता है, धरने प्रदर्शन करना पड़ता है। ईडब्ल्यूएस के लिए कोई आंदोलन मोर्चा हुआ? लोगों की अवेयरनेस नहीं है।
उसके प्रति इकोनॉमिकली हाँ। वीकर के लिए जो आरक्षण हाँ, दिया, हाँ, जो हाँ। उस तबके के लिए दिया, अति पछड़ा। जो तबका 7.5 लाख रुपए 8 लाख रुपए हाँ जी, साल के कमाता है, मतलब 60,000 रुपए महीना, उसको इन्होंने बिना बिना कुछ पूछे, बिना कुछ किए आरक्षण दे दिया। और हमारे लोग छोटी छोटी बातों के लिए मोर्चे निकालते हैं हर वक्त। समाज को समझना चाहिए, डेमोक्रेसी में वोट काम करता है। हाँ सही बात है। अगर वोट नहीं सही ढंग से दोगे, और दुर्भाग्य से हमारे पास में हमारे वोट की ताकत समझाने वाली कोई ताकत आज बची नहीं है, कोई व्यक्ति बचा नहीं है। काश आज गांधी होते, काश आज बाबा साहब होते, तो आपको वोट की ताकत समझाते। हमने बाबा साहब को गिरा दिया इतनी बुरी तरीके से, क्योंकि हमको समझ में ही नहीं आया डेमोक्रेसी। ये हमारा वो देश है जिस देश में महिलाओं को पहले दिन हमने वोटिंग का अधिकार दिया। जब बराक ओबामा पार्लियामेंट में बोले थे कि हमारी डेमोक्रेसी सबसे पुरानी है, तो वहां सीताराम येचुरी ने टोका था कि आपने महिलाओं को मतदान का अधिकार 1965 में दिया, जो हमने 47 में दिया था, जिसमें आधी आबादी ही शामिल नहीं थी आपके डेमोक्रेसी में। आप पुरानी आबादी बोल रहे हैं, पुरानी डेमोक्रेसी बोल रहे हैं। ये ताकत जो हमारे उस वक्त के नेताओं में थी ना, आज दुर्भाग्य से फिर हम उस कगार पे खड़े हैं, ढलान पर खड़े हैं। डेमोक्रेसी का सारा बहुत बड़ा संकट है। हमारा रोजगार संकट में है, हमारा संविधान संकट में है, हमारी बराबरी संकट में है। जो हम आगे ले गए थे पूरा, वो रथ पीछे आ रहा है, आगे नहीं रथ जा पीछे रहा है। आ रहा है। पर हम लोग एक पॉजिटिव और एक उम्मीद के किरण के साथ अविनाश काकड़े सर खड़े हैं। हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के सामने भी खड़े थे, जब डिक्टेटरशिप पूरी दुनिया में हावी हो रही थी। हमने उस वक्त भी डेमोक्रेसी को नहीं छोड़ा। हम सदियों से डेमोक्रेसी के पक्ष में खड़े हैं, चाहे अशोका का किंगडम हो, कनिष्का का किंगडम हो, उसके साथ बड़ी राजा का जो राज्य हम देखते हैं। हमने हमेशा मानवता के पक्ष में आवाज उठाई। एक पीढ़ी का जब दमन होता है तो एक पीढ़ी का एक शख्स फिर से खड़ा होता है, अविनाश काकड़े सर के जैसा, और वो अपनी मान्यताओं से उसका लोहा मनवाता है। आप देखते रहिए आवाज इंडिया टीवी। धन्यवाद। नमस्कार।